तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लेके आए हैं नेक्स्ट पार्ट जिसमें होगा हमारा पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक आपदाएं प्रबंधन। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, संसाधनों का सतर्कतापूर्ण उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना डॉट डॉट कहलाता है। तो संसाधन प्रबंधन, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट हो जाएगा। संसाधनों को सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन प्रबंधन कहलाता है। इसके अंतर्गत संसाधनों की अभिवृद्धि का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है। तो ये किसको है, बेंगलोर को है, बंगलुरु को हमेशा प्राप्त है ये वाला। नेक्स्ट देखेंगे, खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित दो कथन ए और बी दिए गए हैं, इनका सही उत्तर का चयन करना है। तो ए होगा इसमें, कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। और बी होगा इसका, खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। तो इसका ऑप्शन ए तो राइट है, पर ऑप्शन बी इसका रॉन्ग है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। रक्षक मेखला की एक विधि है, तो मृदा संरक्षण से संबंधित है। तो रक्षक मेखला मृदा संरक्षण की एक विधि है। निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो कौन सा होगा, जीवाश्म ऊर्जा। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जीवाश्म ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहे जाते हैं। इस प्रकार के ईंधनों की प्राप्ति पृथ्वी के नीचे दबे जीवाश्म से होती है, जैसे पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, जैव संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत देखना है, वन तथा वनस्पति आवरणों के द्वारा भूमिगत जल के स्तर को सुधारा जा सकता है, ऑप्शन ए सही है इसका। पृष्ठीय प्रभाव को नियंत्रित करना जल संरक्षण तरीकों में से एक है। स्पिलकल्चर वाष्पीकरण को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हैं, ये भी सही है। तो जल अनवीकरण संसाधन, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, जल अनवीकरणीय संसाधन। तो जल एक अनवीकरणीय संसाधन है तथा गलत, यह कथन गलत है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, इसे जल संरक्षण के रूप में पुनः शुद्धिकरण के प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में जल संग्रह से संबंधित नीरू और मीरू कार्यक्रम किस प्रदेश में चलाए गए थे। तो नीरू और मीरू ध्यान रखेंगे, नीरू और मीरू जो कार्यक्रम किससे चलाए गए हैं, तो वो आंध्र प्रदेश में चलाए गए हैं। आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा 1 मई 2000 में जल संरक्षण द्वारा जल संग्रह को बढ़ावा देने तथा संक्षिप्त करने के लिए नीरू और मीरू कार्यक्रम शुरुआत की गई थी। कहाँ पर की गई थी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम और द्वितीय और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 1992, 2000 और 2012 में कहाँ हुए थे। तो सबसे पहला कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, दूसरा जोहान्सबर्ग और तीसरा फिर से रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो 1992 पृथ्वी सम्मेलन रियो डी ब्राज़ील में हुआ था, द्वितीय कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, तीसरा कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो फिर ब्राज़ील में हुआ था। यह सभी सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो कौन सा नहीं है, जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो भूतापीय ऊर्जा है, ज्वार ऊर्जा है, जल विद्युत है, ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। एजेंडा 21 की घोषणा हुई थी। तो एजेंडा 21 की घोषणा 1992 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से पर्यावरण एवं जलवायु संरक्षण के लिए 1992 प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। इस सम्मेलन का एजेंडा 21 की घोषणा की गई थी। भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ कहलाती हैं। तो वो क्या कहलाती, स्थानिक जातियाँ। कौन सी, स्थानिक जातियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वर्षा जल संग्रह लाभदायक है। तो भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए, कौन सा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। जो वर्षा जल होता है भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए लाभदायक है। नेक्स्ट देखेंगे, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध किससे है। तो सतत का मतलब होता है संसाधन के संरक्षण। जो संसाधन हैं उन्हें इतना यूज करें कि फ्यूचर के लिए भी वो बने रहें, इसे बोलते सतत पोषणीय विकास।
सतत का मतलब होता है फ्यूचर के प्लान को सोचते हुए काम करना। वन्य जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण क्या है? तो ये है क्या है, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। मतलब जो प्राकृतिक आवास थे, वन्य जो रहने वाले जानवर थे उनके, पक्षी थे उनके, तो आवासों कैसे नष्ट हो रहे हैं उनके, तो वन्य जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण है। हिंदी महासागर में सुनामी नामक प्राकृतिक आपदा कब आई थी? तो ये आई थी आपकी 2014 में, 26 दिसंबर 2014 में। हिंद महासागर में 26 दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी। कब आई थी? 2004 में, जिसमें पूरा तमिलनाडु, ये पूरा क्षेत्र प्रभावित हुआ था, बहुत नीचे दक्षिण में। तो सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है जिसमें समुद्र की तली में उत्पन्न भूकंप के कारण सागर का जल स्थलीय सतह चलने लगता है, जिससे अपार जन धन की हानि होती है। हिंद महासागर में उत्पन्न सुनामी में दक्षिण एशिया के 11 देश प्रभावित हुए थे। इसमें भारत के तमिलनाडु राज्य और नारकोंडम जिला भी अधिक प्रभावित हुआ था। तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 2004 में तबाही मची थी। तो ये तो हमारे क्वेश्चन यहीं तक समाप्त हुए। नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे। थैंक यू सो मच साथी, बाय बाय, टेक केयर।